हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जिसका नाम है डायबिटिक मेलाइटस। आज हम लोग पर जानेंगे डायबिटिक मेलाइटस होता क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, एनर्जी सोर्स क्या होते हैं और इनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। और आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटिक मेलाइटस का सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं और इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं और इनके लैब डायग्नोसिस क्या हैं, पैथोजेनेसिस क्या है और इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या होता है डायबिटिक मेलाइटस का। इसका डिफिनीशन सबसे पहले जानेंगे कि डायबिटिक मेलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यानी कि डायबिटिक मेलाइटस जो है एक ग्रुप होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का, यानी कि हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है एनर्जी का, उसके एक ये डिफेक्टिव फॉर्म होता है डायबिटिक मेलाइटस, जिसका पूरा डिफिनीशन होता है डायबिटिक मेलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय persistent hyperglycemia due to diminished या dysfunction of effectiveness of insulin। हाइपरग्लाइसेमिया जब हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है, यानी हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होते हैं वो राइज हो जाती है। ब्लड सेल्स सीरम के अंदर हमारे ब्लड में जो सीरम्स होते हैं या फिर हमारे जो ब्लड होते हैं उनके अंदर अगर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल की मात्रा बढ़ जा रही है, यानी नॉर्मल रेंज से बढ़ के आ रही है, तो उसे डायबिटिक मेलाइटस ही कहते हैं। आप लोग को हाइपरग्लाइसेमिया और डायबिटिक मेलाइटस में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। इसका साइंटिफिक नाम होता है डायबिटिक मेलाइटस। और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका कॉजेज क्या क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ग्लूकोकान, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन के बारे में कि ये क्या होता है। तो ये आइसोलेट ऑफ लैंगर है जो हमारे पैंक्रियाज ग्लैंड के अंदर पाया जाता है, उससे ये तीनों सेल्स से सिक्रीट होते हैं। यानी कि हमारे पैंक्रियाज में जो आइसोलेट ऑफ लैंगर हैंस होता है उसके अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स पाए जाते हैं। जो अल्फा सेल्स होता है उसका काम है प्रोडक्शन करना ग्लूकोगॉन का, और ग्लूकोगॉन का काम होता है हमारे शरीर में अगर जो ग्लूकोज की मात्रा लो है तो उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, ग्लूकोगॉन। क्योंकि अगर जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, जिसे हाइपोग्लाइसेमिया के नाम से जानते हैं, यानी कि अगर जो नॉर्मल रेंज से कम आ रही है हमारे शरीर के अंदर ब्लड ग्लूकोज की मात्रा, तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया जानेंगे। तो हाइपोग्लाइसेमिया अगर होती है तो उसमें हमको मदद कौन कर रहा है, ग्लूकोगॉन, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है वो पैंक्रियाज ग्लैंड में पाया जाता है। फिर जो हमारी जो ब्रेन्स होती हैं और सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। जैसे कि जिसको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है वो उसको जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स ही आते हैं, यानी कि सोचने में प्रॉब्लम और भूलने की आदत हो जाना, लो ब्लड विजन दिखाई देता है उसे। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। बीटा सेल्स के बारे में जानेंगे। जो बीटा सेल्स होता है इसलिए टाइप लैंगरहैंस का, वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को यूटिलाइज करना, यानी कि हमारे सेल्स को कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल चाहिए वो इंसुलिन को पता होता है। यानी कि इंसुलिन की मदद से हमारा जो सेल्स होते हैं वो ब्लड ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं। तीसरा जो होता है डेल्टा। डेल्टा का काम होता है सोमैटोस्टेटिन को सीक्रेट करना। सोमैटोस्टेटिन का काम क्या होता है, वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन या एंजाइम है। इसके बाद से हम जानेंगे एनर्जी सोर्स क्या होते हैं। तो हमारे शरीर में 6 एनर्जी सोर्स होते हैं। हमारे शरीर को 6 एनर्जी सोर्स का आवश्यकता होता है। क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल और वाटर। यानी कि अगर जो हम एनर्जी सोर्स को हमें बढ़ाना है, यानी किसी के अंदर माल न्यूट्रिशन है, तो उसे सबसे पहले क्या देना सबसे उचित होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अगर जो हम किसी को देते हैं तो उसे एनर्जी सोर्स की भरपाई हो जाती है। अगर जो हम लोग स्टार्वेशन पीरियड में या फास्टिंग पीरियड में रहते हैं तो हमें तो कार्बोहाइड्रेट ली नहीं है ना, तो हमारे शरीर में जो फैट जो होता है वो मसल सेल्स में डिपॉजिट होता है। वो बॉडी हमारी जो है एनर्जी सोर्स के लिए फैट पे डिपेंड हो जाती है। अगर जो फैट की उपलब्धता कम हो जाती है
तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, फिर विटामिन पे जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन पे, फिर मिनरल पे, फिर वाटर पे। इस तरह से अरेंजमेंट होता है हमारे बॉडी में एनर्जी सोर्स का। ये 6 एनर्जी सोर्स जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसमें मिनरल्स का भी आवश्यकता होता है, कहीं कहीं 7 तरह का भी पढ़ाया जाता है एनर्जी सोर्स, लेकिन 6 मुख्यतः रूप से जरूरी होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे टाइप्स के क्या होते हैं डायबिटिक मेलाइटस की। जो डायबिटिक मेलाइटस के 3 तरह के टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और जीडीएम। टाइप 1 क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, जो कि बहुत ही सीवियर टाइप का डायबिटिक मेलाइटस होता है, जो तीनों में सबसे सीवियर होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन का आवश्यकता होता है, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस होता है। इसीलिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। ये इडियोपैथिक होता है और इसे किसी लोगों में ये जेनेटिकली भी इफेक्ट करता है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं। ये मैक्सिमम जो है 35 ईयर के कम लोगों को, 35 ईयर से कम एज वालों को ये अफेक्ट करता है। और 5 से 10% ऑफ टोटल ग्लाइसेमिक जो पेशेंट है, टोटल हाइपरग्लाइसेमिया जिनको हुआ रहता है, यानी कि 100 में 5 से 10% लोगों को टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस होता है। ये मुख्यतः चाइल्ड्स में पाया जाता है, या जो जिनकी उम्र 30 साल से कम है उनके अंदर देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून, इसमें जो है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है पर्सन के अंदर, या फिर जिसको ऑटो इम्यून डिजीज हो उसे टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस होने का खतरा होता है। इसका रीजन ये होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज में हमारा शरीर जो होता है, यानी हमारे जो नेचुरल किलर सेल्स या इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, जो फॉरेन एंटीबॉडीज या फॉरेन चीज़ों को एंटीबॉडीज के थ्रू मारने का काम करती हैं, या फिर उनसे लड़ने का काम करती हैं एंटीजन से, फॉरेन एंटीजन से, वो जो है विफल हो जाती हैं, यानी कि वो फाइंड आउट नहीं कर पाती हैं कि कौन सा एंटीजन या फिर कौन सा एंटीबॉडी मेरा है या हार्मोन मेरा है, और कौन सा जो है कि हार्मोन मेरा नहीं है, या फिर किससे मुझे लड़ना है। वो कंफ्यूज हो जाती हैं, जिससे उन्हें प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने लगती है, और ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है, जहाँ पे टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस होता है, क्योंकि वो बीटा सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। क्योंकि बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन, और हमारी बॉडी जो है पहचान नहीं पाती है कि ये इंसुलिन जो है वो हमारे बॉडी के लिए ही बना है। इसका काम क्या है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है, यानी कि कम करना या फिर उसको यूटिलाइज करना। वो पहचान नहीं पाती और बीटा सेल्स को मारने लगती है। इसमें बीटा सेल्स का रप्चर हो जाता है। अगर जो बीटा सेल कंप्लीटली रप्चर हो गया है तो उससे क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद होता है, या फिर सप्रेशन हो जाता है, या फिर कम हो जाता है, यानी कि इसका फंक्शन जो है डिमिनिश्ड हो जाएगा, जिससे कम हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यानी ह्यूमन ब्लड में मात्रा तो ग्लूकोज की बढ़ गई, लेकिन सेल्स के अंदर इसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे इसमें पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया होने लगता है। फिर इसमें ग्रेव्स डिजीज होते हैं, हाशिमोटोज थायराइडाइटिस होता है, एडिसन डिजीज होते हैं, और पर्नीशियस एनीमिया यानी विटामिन B12 डिफिशियंसी वाली जो एनीमिया होती है, जो माल न्यूट्रिशनल और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया की वजह से होती है। इसमें भी टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस होता है। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस का एकमात्र ट्रीटमेंट होता है, इसमें हम लोग इंट्रावेनियसली इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होता है, यानी कि हमको इंसुलिन इंजेक्ट करना ही करना होगा अगर जो हमको टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस से लड़ना है। तो ये डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर। टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस को हम लोग नॉन इंसुलिन डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। ये 90 से 95% ग्लाइसेमिक पेशेंट के अंदर पाया जाता है, यानी कि आउट ऑफ 100 हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट है तो उसमें 90 से 95 लोगों के अंदर टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस होता ही होता है। इसमें जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बी सेल, इसमें जो होता है, जो इंसुलिन जो होता है
उसका प्रोडक्शन तो बीटा सेल से होता है, लेकिन इसमें बीटा सेल जो है पूरी रूप से डिफेक्ट नहीं हो, थोड़ा सा डिफेक्शन की वजह से इसका प्रोडक्शन जो है कम्प्लीटली बंद नहीं होता है, यानी कि बहुत कम प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे बॉडी को अगर जो 100 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है इंसुलिन की, तो ये 50 प्रोड्यूस कर रहा है, 75 प्रोड्यूस कर रहा है, रिमेनिंग 25 या 50 बच जा रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी में पूरी तरह से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जो हमारे ब्लड में रह जाते हैं, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है और हम लोग उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं और हमारे ब्लड सेल्स को इसकी कमी होने लगती है। और किसी किसी केसेस में जेनेटिक डिफेक्ट होता है बीटा सेल्स का, यानी कि अगर जो मेरे किसी पेरेंट्स को अगर जो जेनेटिक डिफेक्ट है बीटा सेल्स का, तो कारण होता है कि मुझे भी हो, जिससे कि मुझे टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस हो जाए, या और फिर कुछ एक्सोक्राइन सिक्रीशन होता है, जो पैंक्रियाटाइटिस हो जाए अगर जो किसी को, तो उसमें एक्सोक्राइन डिस्फंक्शनिंग हो जाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस होता है। एक्रोमेगाली यानी कि एक्सेस ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन हो जाना। एक्रोमेगाली का आपने नाम सुना होगा। इसमें होता ये है कि हमारे अंग जो है, यानी कि हमारी बॉडी जो है, वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से हमको ज़्यादा ही इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारी बॉडी नहीं दे पाती है, उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती है इंसुलिन। इसकी वजह से हमको टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस हो जाता है। आप लोगों ने द ग्रेट खली का नाम सुना होगा, जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, एक्रोमेगाली से। उनके अंदर भी एक्सेस ग्रोथ हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जिससे हमारे बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं, अंग होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा आ जाता है। फियोक्रोमोसाइटोमा का मतलब होता है एड्रीनल। फियोक्रोमोसाइटोमा फियोक्रोमोसाइटोमा जो होता है, इसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना या अन्य प्रकार की डिस्फंक्शनिंग हो जाने की वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन या फिर इंसुलिन के यूटिलाइजेशन में, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, जिससे हमें टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस देखने को मिलता है। उसके बाद ग्लूकोगानोमा हो जाना है, यानी ग्लूकोगान के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाना है, ग्लूकोगान का इफेक्टिवनेस में प्रॉब्लम हो जाना। हाइपरथायराइड यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाने की वजह से हम लोगों को टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस होने का चांसेस होता है। बात करेंगे तीसरे टाइप यानी गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस के बारे में, जिसे जीडीएम के नाम से जानते हैं, जो आउट ऑफ 100 प्रेग्नेंट फीमेल्स में 2 to 3% में, यानी कि 2 से 3% के अंदर, 2 से 3% लोगों के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन में ये गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हमें हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए इसमें सुपरविजन और डॉक्टर के कंसल्ट कराने का आवश्यकता होता है। और इसमें जो है कि किसी पर्सन के अंदर इंट्रायूटेराइन अगर जो कोई बेबी हाई बर्थ वेट हो जाता है, यानी कि ज़्यादा वेट का बच्चा है और माँ की स्थिति कमज़ोर है, यानी कि वो माँ कमज़ोर है, उसके अंदर न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उसे गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस होने का खतरा रहता है। स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस को समझेंगे। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी कि इंसुलिन प्रोडक्शन का होना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो बीटा सेल से हमारे प्रोड्यूस हो रहा था और बीटा सेल्स में रप्चर होने लगता है, यानी कि बीटा सेल्स में प्रॉब्लम आने लगती है। वो रप्चर हो जाने की वजह से या तो कम्प्लीटली इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देता है या फिर बहुत कम इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, जो कि हमारे बॉडी को जितनी आवश्यकता थी वो पूरी नहीं हो पाती है। इससे ग्लूकोज का अपटेक कम हो जाता है, यानी हमारे जो सेल्स थे, उनको ग्लूकोज जितना चाहिए था अपनी एनर्जी के लिए, अपने फंक्शन को पूरा करने के लिए, वो मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि इंसुलिन जो कि इस बीच का कारक होता है इस सेल्स में तक ग्लूकोज पहुंचाने का, जो पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा राइज हो जाती है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, जिससे क्या हो जाता है, डायबिटिक मेलाइटस यानी टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस हो जाता है।
अभी हम लोग टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस को जानेंगे। टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में क्या होता है, इंक्रीज इंसुलिन यूटिलाइजेशन, यानी इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, यानी कि हमारे जो अन्य बॉडी के सेल्स हैं या ब्लड सेल्स हैं, वो इंसुलिन का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, यानी इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि इसे उपयोग कैसे करना है, क्योंकि इसके इनमें डिस्फंक्शनिंग आ जाती है सेल्स में, जिससे ये यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स डिक्रीज हो जाता है, यानी कि सेल्स में जो ग्लूकोज लेने की मात्रा हो जाती है बहुत कम, जिससे हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, कहाँ पे, ब्लड में, क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना इंसुलिन या फिर ग्लूकोज को एक अंग से दूसरे अंग तक, क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिससे डायबिटिक मेलाइटस हो जाती है। अब आगे हम लोग अगर जो इसके काजेज और सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे, तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और हम लोग अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।